हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 24 फरवरी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 12 हिंदी का एक वायरल मॉडल पेपर लेकर आया हूं। जितने भी स्टूडेंट इस बार 24 फरवरी को पेपर देने वाले हैं हिंदी का, आज का ये वीडियो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पेपर है आप लोगों का वायरल पेपर 100% सेम टू सेम 24 फरवरी के बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही पेपर आएगा। ये पेपर आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है। इसमें बताए गए जितने भी क्वेश्चन से स्टूडेंट आपके 24 फरवरी के बोर्ड एग्जाम में पूरा छपने वाला है। ये पूरा पेपर मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आपको कैसे लिखना रहेगा, चाहे वो जीवन परिचय हो या आपका गद्यांश हो या पद्यांश हो। ठीक है, कैसे कॉपी में लिखना है ये भी मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए अनुक्रमांक लिख दीजिएगा, जिस तरह से अनुक्रमांक लिखा है। नाम आपका जो होगा लिख दीजिएगा, यहाँ पर मैंने विनय कुमार लिख दिया है। ठीक है, पेपर कोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 670 YG पेपर कोड है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। आपका क्लास 12 हिंदी का ये पेपर है। 24 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है। क्लास 12 हिंदी में आप लोगों का 100 नंबर का पूर्णांक होता है। समय आपको जो दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा समय। ठीक है, 15 मिनट आपको दिया जाएगा इस पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए। तो 15 मिनट आप लोग अच्छे से पेपर को पढ़ लीजिएगा। दूसरा पॉइंट है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो आपको भी पता होगा कि खंड का और खंड खा, इसमें 2 होते हैं भाग। ठीक है, खंड का के 50 नंबर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। फिर जो हमारा हिंदी व्याकरण का 50 नंबर का क्वेश्चन होगा तो उसको भी सॉल्व करेंगे। तो ये पूरा पेपर मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताने वाला हूँ। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन सारी चीजें जो आपके हिंदी के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, 10 आप लोगों के बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। टोटल आप लोगों के 10 हिंदी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या पहले का नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। राजा भोज का सपना के लेखक हैं। तो ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और 1 नंबर का ये आपका बहुविकल्पीय प्रश्न होता है। तो राजा भोज के सपना के लेखक कौन है आप लोग बताइए, यदि आपको पता है तो। नहीं पता है तो याद रखिए आपके शिव प्रसाद सितारे हिंद हो जाएंगे राजा भोज के सपना के लेखक। आपके का नंबर का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, खा नंबर, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। तो इनमें से जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है स्टूडेंट, मैंने काफी बार आप लोगों को बताया है, हिंदी प्रदीप हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, हिंदी प्रदीप जो 1877 में मैं बात करूं स्टूडेंट, बालकृष्ण भट्ट द्वारा ये संपादित पत्रिका 1877 में प्रकाशित हुई थी। गा नंबर क्वेश्चन देखिए, जयशंकर प्रसाद की कृति है। इनमें से जयशंकर प्रसाद की कृति कौन सी हो जाएगी। ना आपका कुटज होगा, ना आत्मेन पद होगा, ना आषाढ़ का दिन होगा। इनमें से हो जाएगा तो आपका ध्रुव स्वामी बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, ध्रुव स्वामी इनमें से करेक्ट आंसर है। आगे मैं आपको कॉपी में दिखाऊंगा स्टूडेंट कि ये बहुविकल्पीय प्रश्न का आंसर कॉपी में कैसे लिखना है, वो भी मैं आपको तरीका दिखाने वाला हूं। ठीक है, घ नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि भारतीय अर्थनीति का अवमूल्यन पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। बचते क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हो जाएंगे इसके राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद में देखिए अड़ा नंबर क्वेश्चन, संसद से सड़क तक रचना किसकी है। संसद से सड़क तक रचना धूमिल की है। धूमिल का पूरा क्या नाम हो जाएगा स्टूडेंट, सुदामा पांडे। ठीक है, सुदामा पांडे धूमिल हो जाएगा इनका पूरा नाम, जो कि इनकी रचना है संसद से सड़क तक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आ गया दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरे का नंबर क्वेश्चन जो कि पद से लिया गया है, यानी कवि से रिलेटेड है, इनसे रचनाओं से और कवि से जुड़े ये सारे 5 जो क्वेश्चंस होते हैं दिए हुए हैं। देखिए दूसरे नंबर का नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में किस काल को, यहाँ पर देखिए किस काल को, ये काल है, को स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, तो वो भैया कहा जाता है भक्ति काल को। इनमें से दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भक्ति काल आपका राइट आंसर हो जाएगा। खा नंबर क्वेश्चन देखिए, अनामदास के पोथा के रचनाकार कौन है। अनामदास के पोथा के रचनाकार मैंने काफी बार बताया है और जो आपका ऑफिशियल पेपर था हिंदी का उसमें भी मैंने बताया है। ठीक है, ये देख सकते हैं दूसरा है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके राइट आंसर हो जाएंगे अनामदास के पोथा के। ठीक है, गा नंबर क्वेश्चन देखिए, कामायनी की विधा है। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि कामायनी किसकी रचना है। कामायनी है भैया जयशंकर प्रसाद जी की रचना। ठीक है,
जयशंकर प्रसाद जी की रचना है कामायनी और ये महाकाव्य हो जाएगा। जैसे कि महाकाव्य में बात करूं, मैथिली शरण गुप्त जी का महाकाव्य है आपका साकेत, ठीक है। वैसे ही महाकाव्य इनका रामधारी सिंह का है उर्वशी शायद, ठीक है। और चिदम्बरा है शायद उनका सुमित्रा नंदन पंत का। वैसे ही जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है आपका कामायनी, ठीक है। घ नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना है कौन सी हो जाएगी स्टूडेंट? तो इनमें से देखिए पदछेड़ा हो जाएगी राइट आंसर। कंप्यूटराइज में थोड़ा गड़बड़ी हो गया था तो इसको मैंने लिख दिया पदछेड़ा, जो कि इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ठीक है। अड़ा नंबर क्वेश्चन देखिए, दिनकर जी ने किस स्वर्ण निर्मित छंद का प्रयोग रसवंती नामक रचना में किया है? दिनकर जी की यहाँ पर बात हो रही है, तो किस स्वर्ण निर्मित छंद का प्रयोग रसवंती नामक रचना में किया, आप लोग बताइए। इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा प्रीति हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। प्रीति आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अड़ा नंबर का सेकंड विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये टोटल स्टूडेंट में बात करूं तो 10 आप लोगों के हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न थे। अब दिखा देता हूं आप लोगों की कॉपी में कैसे लिखना है हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो यहाँ पर देखिए खंड का लिख दिया है, ठीक है। और जो राइट आंसर था, जैसे जो प्रश्न था, जैसे का नंबर का आपका सेकंड वाला सही है, प्रताप नारायण मिश्र, जो कि प्रश्नोत्तर संख्या ए में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दूसरा आपके पेपर का मैंने सॉल्व करके बताया था, तो कॉपी वाला वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये ऐसे ही आप लोगों को हिंदी के जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, ठीक है, ऐसे ही आंसर आप लोगों को कॉपी में लिखना रहेगा, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए अगला चलिए देख लेते हैं, जो कि ये पेपर है और पूरा पेपर आप लोगों को स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही आप लोगों को सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको गद्यांश यहाँ पर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। टोटल आपको 10 नंबर का एक गद्यांश होता है पेपर में, 5 प्रश्न दिए होते हैं एक गद्यांश में और 2 नंबर का एक प्रश्न होता है। यानी जब एक प्रश्न का आप लोग उत्तर देंगे तब आपको एग्जामिनर 2 नंबर देगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 गद्यांश आपके पेपर में दिए होते हैं, एक आपका ऊपर वाला हो गया, एक आपका नीचे वाला हो गया, ठीक है। टोटल इसके मैं बात करूँ तो 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस गद्यांश में, ठीक है। और इन्हीं 5 क्वेश्चन का हमें आंसर देना होता है इस गद्यांश में से देखकर। यहाँ पर देखिए गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है। और इसका आंसर स्टूडेंट, ये जो गद्यांश का यानी प्रश्न है, इसका आंसर इसी गद्यांश में ढूंढकर लिखना पड़ता है। कैसे लिखेंगे चलिए दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर हमें इस गद्यांश में पहचानना है कि भैया एक चैप्टर का नाम क्या है और इसके लेखक कौन है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें चैप्टर पहचानने से सबसे पहले जो जरूरी होता है, ठीक है, पढ़ना। गद्यांश को अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए। इसमें कुछ कीवर्ड होता है यानी ट्रिक जिसको कहते हैं। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वो अनंत काल से है, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतने ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। तो इसको पूरा आप लोग बोर्ड एग्जाम में पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर जैसे पूछा गया था सबसे पहला क्वेश्चन कि हमें पाठ और लेखक का नाम बताइए, तो इसके पाठ का नाम हो जाएगा स्टूडेंट राष्ट्र का स्वरूप। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप या राष्ट्र के स्वरूप, आप लोगों ने देखा होगा ना स्टूडेंट, आपके क्लास 12 हिंदी में फर्स्ट चैप्टर है। इसके लेखक कौन हो जाएंगे? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी इसके लेखक हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर 2 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, आप लोग कहेंगे कि सर मुझको नहीं पता है कि चैप्टर का नाम क्या है और लेखक का नाम है, फिर क्या करेंगे? तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है ट्रिक वाला कि आपको पहचानना कैसा है कि भैया किस चैप्टर से वो गद्यांश लिया गया है और इसके लेखक कौन है। तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा कि गद्यांश पहचानने की ट्रिक बाय शिवम स्टडी नॉलेज, यूट्यूब पर सर्च करोगे, ठीक है, वीडियो मिल जाएगा, तो वो देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये जो रेखा खींची हुई ना स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वो अनंत काल से है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों को, ठीक है, आता है बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना, इसका व्याख्या कर पा रहे हैं, यानी एक प्रकार से कर ले जाएंगे आप लोग बोर्ड एग्जाम में, जो कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने इसका व्याख्या कर दिखा है। आपको नहीं आता है तो यही उठाकर लिख दीजिएगा बोर्ड एग्जाम में। 1 नंबर तो एग्जामिनर देगा ही देगा, लेकिन जिनको आता है वो भैया अच्छे से व्याख्या करेंगे, ठीक है। जिनको नहीं आता है वो यही लिख देंगे। उसके बाद में देखिए ये बाकी के जो स्टूडेंट 3 प्रश्न आपके बनते हैं इस गद्यांश से रिलेटेड, इसका आंसर इसी में मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं पूरा दिखाता हूं। देखिए, भूमि के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। तो भूमि के प्रति स्टूडेंट हमारा कर्तव्य क्या है, मैं आपको दिखा देता हूं स्टूडेंट। ये देखिए,
उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा कर्तव्य है। तो यहाँ से लेकर स्टूडेंट, ये देखिए यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक आपके ये जो तीसरा क्वेश्चन है, देखिए तीसरा क्वेश्चन इसका राइट आंसर कंप्लीट हो गया, मिल गया। आप उसको लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन कि हमारी राष्ट्रीयता कब बलवती होगी, ठीक है। तो ये देखिए भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी हमारी राष्ट्रपति बलवती हो सकेगी। तो यहां से लेकर आपका ये सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर मिल गया, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को ढूंढना है, और जो टॉपर बच्चा होता है ना वैसे ही ढूंढता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे ही, कोई वो अलग तरीका नहीं अपनाता। उसके बाद में देखिए पांचवा क्वेश्चन, पृथ्वी के बारे में क्या जानना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो ये देखिए इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप को आद्योपांत, यहाँ पे देखिए आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता की महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। तो यहाँ से लेकर आप लोग स्टूडेंट, ठीक है, ये देखिए यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख दीजिएगा, ये पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को गद्यांश सॉल्व करना है। अब चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि बोर्ड एग्जाम में गद्यांश कॉपी में कैसे लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करना है, ठीक है, संदर्भ कैसे लिखना है। तो ये भी आप लोग जरूर स्टूडेंट देख लीजिए। यहाँ पर दिखा देता हूं मैं एक बार, ये देखिए इस कॉपी वाले में है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 3 दिया हुआ है ना। अब यहाँ पर देखिए एक मैंने ट्रिक बता दिया कि संकेत मैंने डाल दिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 गद्यांश आपके पेपर में दिया जाता है। अब एग्जामिनर स्टूडेंट कौन सा पहचानेगा भैया, उसे कैसे पता चलेगा कि आपने कौन से गद्यांश को हल किया है। इसके लिए संकेत को आप लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे का जो 2 लाइन होता है, जैसे भूमि का निर्माण, यहाँ से लेकर आप जो पीछे का लाइन होता है 2, यहाँ तक आप पेस्ट कर दीजिए, एग्जामिनर समझ जाएगा, ठीक है। पाठ का नाम लिख दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर पाठ का नाम लिख दिया गया अशोक के फूल, लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये जो कॉपी लिखा है मैंने दूसरा पेपर था स्टूडेंट, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी जो रेखा खींची हुई थी ना उसको आप व्याख्या कर दीजिए। बाकी के जो 3 क्वेश्चंस होते हैं वो गद्यांश से रिलेटेड होते हैं, तो उसी गद्यांश में इसका आंसर आप लोगों को देना होता है, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को बोर्ड की कॉपी में गद्यांश जो है एक प्रकार से लिखना रहेगा। समझ में आ गया इतना आपको कॉन्सेप्ट स्टूडेंट, समझ में आ गया। उसके बाद में चलिए देख लेते हैं अथवा वाला। सेम प्रोसेस है, अथवा वाले में भी आपको करना रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए, ठीक है। तो ये देखिए जो सबसे पहले हमें गद्यांश को पढ़ लेना है कि जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वो ऊर्जा का ही स्वरूप है। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। मान लीजिए कि ऊपर वाले के आप नहीं जानते हैं, यानी ऊपर वाला जो गद्यांश है उसके लेखक पाठ का नाम नहीं जानते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या उसका नहीं कर पाएंगे, तो आप दूसरा वाला कर लीजिएगा जो कि चैप्टर का नाम है हम और हमारा आदर्श। क्या नाम है? हम और हमारा आदर्श। लेकिन पेपर में स्टूडेंट आपको करना एक ही है, याद रखिएगा, हम और हमारा आदर्श चैप्टर का नाम है। इसके जो लेखक है वो है अब्दुल कलाम जी, यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इसके राइट आंसर हो जाएंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिए। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना कि जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वो ऊर्जा के ही स्वरूप है, तो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख दीजिएगा, पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बाकी के जो 3 क्वेश्चन है स्टूडेंट इसका आंसर आप लोगों को इसी में मिलेगा, ठीक है। ढूंढ लीजिएगा, आराम से प्यार से ढूंढ कर सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को गद्यांश कैसे हल करना है ये बता दिया आपको, ठीक है। और जो मैं चैप्टर का नाम बताऊं जैसे राष्ट्र का स्वरूप और हम और हमारा आदर्श, इसके 5-5 गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिए क्वेश्चन बैंक से, ठीक है, तैयार कर लीजिए क्योंकि पेपर में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित पदांशों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो निम्नलिखित आपके पदांश हैं, इन पर आधारित हमें क्या करना है, प्रश्नों के उत्तर लिखना है। यहाँ पर आपको 10 नंबर दिया जाएगा एक जो है प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए पद्यांश पर, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर देख सकते हैं ये पद्यांश दिया हुआ है और इस पे आधारित हमें प्रश्नों का उत्तर लिखना रहेगा। तो टोटल 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, इसमें सेम प्रोसेस होता है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और इसमें भी 2 पद्यांश पेपर में दिए जाते हैं, ये देखिए। और इसके भी 5-5 प्रश्न दिए होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक पद्यांश दिया हुआ है कि मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारूं, होकर मधु के मीत मदन, पट तुम कटु गरल लगारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो,
ठीक है। नहीं भोगनी ये में कोई जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु या हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर वारो, लो ये मेरी चरण धूल उस रति के सिर पर धारो। ठीक है, तो एक प्रकार से ये आपका पद्यांश, इसके 5 प्रश्न है। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो भैया हमें चैप्टर का नाम और इसके कवि का नाम पता है। चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट? चैप्टर का नाम हो जाएगा गीत। गीत किसका है? मैथिली शरण गुप्त जी का है ये स्टूडेंट। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो पहला राइट आंसर मैंने बता दिया। ठीक है, 2 नंबर यहाँ पर दे दिया जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ तक आपको जो रेखा खींची हुई है ना कि मुझे फूल मत मारो में अबला बाला वियोगिनी कुछ तो दया विचारो, यहाँ तक इसका व्याख्या मैथिली शरण गुप्त जी ने अच्छे से कर रखा है। आप लोगों ने पढ़ा है तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा है लेकिन आप लोग पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ा है फिर भी आप पढ़ लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी का गीत। उसके बाद में देखिए बाकी के जो 3 क्वेश्चन होता है इसका आंसर आप लोगों को स्टूडेंट इसी में मिलता है पद्यांश में। ठीक है, और इसका पद्यांश का ये जो प्रश्न होता है इसका आंसर आप लोगों को देना होता है। अथवा करके ये दिया हुआ है कि हंसता है नंद खल खल, बहता कहता कुल कुल कल 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 कल। ठीक है, एक प्रकार से ये पद्यांश दिया हुआ है और इसके भी 5 प्रश्न है। यहाँ पर देखिए ये 5 प्रश्न दिए हुए हैं और 2 प्रश्न जो होता है स्टूडेंट कंपलसरी होता है, वो चाहे गद्यांश हो या पद्यांश दोनों में पूछे जाते हैं। ठीक है, पाठ हो लेखक का नाम या कवि का नाम और रेखांकित अंश की व्याख्या। यदि आपके गद्यांश और पद्यांश में रेखा खींची हुई है तो उसका व्याख्या आपका पूछा जाएगा। ठीक है, ये किस चैप्टर से लिया गया? जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक और रचनाकार का नाम लिखिए। तो भैया ये जो लिया गया स्टूडेंट, ये लिया गया है बादल राग से। किससे? बादल राग से लिया गया। इसके जो आपके कवि हो जाएंगे वो हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं आप लोगों को दिखा दूं स्टूडेंट तो कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में, आपको पद्यांश को कॉपी में कैसे लिखना है ये आप लोग जान लीजिए। ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 4 में ये देखिए गीत ये भी है जो कि निरख सखी, ये खंजर आए जो चैप्टर है ना गीत में, मैथिली शरण गुप्त का है, गीत ये भी है। ठीक है, ये देखिए मैंने लिख दिया, स्टूडेंट देख सकते हैं उसकी रेखांकित अंश की व्याख्या कर दिया है। संकेत आप लोग जरूर लिखिएगा, जैसे 2 आपके पद्यांश दिया हुआ है तो दोनों में से एग्जामिनर कौन सा पहचानेगा स्टूडेंट, उसके लिए आपको ये लिखना जरूरी रहता है संकेत। और आपको चैप्टर का यानी लेखक और कवि का नाम लिख देना है। जो भी आपके पद्यांश में कवि का नाम होता है तो देखिए शीर्षक का नाम, चैप्टर का नाम यानी गीत, कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त, रेखांकित अंश की व्याख्या यानी जो रेखा खींची होती है उसका व्याख्या कर दीजिए। और बाकी के जो 3 क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर आप लोग डायरेक्ट ऐसे ही लिख दीजिएगा। ठीक है, पेपर में ये देखिए आप लोगों को पेपर में ऐसे ही राइट आंसर लिख देना है। समझ में आ गया? इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो ये आपको देखेंगे, आपने समझ लिया। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया? 5 नंबर का नंबर देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, किसी एक लेखक का क्या करना है? जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक जो विशेषताएं इन पर प्रकाश डालना है। अधिकतम शब्द सीमा कितने होते हैं? 80 शब्दों में हमें ये करना होता है। ठीक है, हमें जीवन परिचय लिखना है और उनकी जो साहित्यिक विशेषताएं प्रकाश डालना है। 5 नंबर का जीवन परिचय होता है। देखिए 3 नंबर आपको दिया जाएगा जीवन परिचय के लिए, साहित्यिक परिचय के लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा। और इस बार मैं बताऊं आप लोगों को स्टूडेंट, तो 24 फरवरी के जो आपके एग्जाम होने वाला है ना हिंदी का, तो उसमें कौन से जीवन परिचय लेखक का इंपॉर्टेंट है याद रखिए। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। ये तीनों जीवन परिचय तैयार कर लीजिएगा। हालांकि पेपर में आपको एक ही करना रहेगा। ठीक है, लेकिन तैयार करे रहोगे तो कौन सा जीवन परिचय आ जाए किसी को नहीं पता है। इन तीनों में से 2 भी आता है तो आपका सफल है, 1 भी आता है तो वो भी सफल है, क्योंकि 1 ही लिखना है, वो 5 नंबर हमें दिया जाएगा। अब मैं आप लोगों को दिखा दूं स्टूडेंट, तो बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय कैसे लिखना है वासुदेव शरण अग्रवाल का। यहाँ पर देखिए ये वासुदेव शरण अग्रवाल का मैंने कॉपी में लिखकर जीवन परिचय लेकर आया हूं। ठीक है, और पेपर में आप लोगों को इसी तरीके से लिखना है। ये संक्षिप्त परिचय होगा स्टूडेंट, यानी एक बॉक्स के अंदर हमें नाम, जन्म स्थान, पिता, माता, शिक्षा और इनकी मृत्यु को लिखना होता है। ठीक है, 80 शब्दों में हमें यहाँ पर जीवन परिचय लिखना होता है। यहाँ पर देख सकते हैं अधिकतम 80 शब्द। ठीक है, तो ये छोटे बॉक्स में आप जीवन परिचय लिख दीजिएगा। बाकी के सारी डिटेल जो 80 शब्द में होते हैं इनके साहित्यिक परिचय इस तरह से लिख दीजिएगा। ठीक है, और इसका पूरा वीडियो आप लोगों को चाहिए स्टूडेंट की जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखें, तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग यूट्यूब पर जाइए और हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। वहां पर आपको मिल जाएगा वीडियो हिंदी में कि पूरा कॉपी हिंदी का कैसे लिखें। देखिए कॉपी लिखना भी एक कला होता है और जो आप लोग नहीं जानते तो वो देख लीजिएगा वीडियो।
ठीक है। खा नंबर में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, हमें यहाँ पर जीवन परिचय देना है कवि का, और शब्द सीमा वही है, 80 शब्दों में आपको कवि का भी जीवन परिचय लिखना है। और सेम प्रोसेस है, यानी 3 नंबर आपको जीवन परिचय के लिए और 2 नंबर इनकी कृतियों के लिए दिया जाएगा। टोटल 5 नंबर का दिया जाता है। हर साल आपके पेपर में जीवन परिचय पूछे जाते हैं। तो मैं बात करूं स्टूडेंट, तो आपकी इस बार 24 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है, इसमें कवि के जीवन परिचय में जयशंकर प्रसाद जी इंपॉर्टेंट है, महादेवी वर्मा जी इंपॉर्टेंट हैं, और सच्चिदानंद हीरानंद वातसेन आगे जी का जीवन परिचय कवि में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तीनों जीवन परिचय को तैयार कर लीजिएगा, पेपर में आएगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि कवि का स्टूडेंट जीवन परिचय कैसे लिखना है। ठीक है, ये भी आप लोग जान लीजिए, ताकि जो आपका कॉन्सेप्ट है ना स्टूडेंट, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखिए कवि में, जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट देखिए मैथिली शरण गुप्त का लेकर आया हूँ, और बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही आपको लिखना है, कवि का है ये जीवन परिचय। ठीक है, एक ये संक्षिप्त परिचय, यानी छोटा सा बॉक्स में आपको सारी चीजें जानकारी दे देना है, और 80 शब्दों में इनकी कृतियों और जो भी होता है ना इससे रिलेटेड आपको लिख देना है। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों को कभी कभी जीवन परिचय पेपर में लिखना रहेगा। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कहानी कला के आधार पर बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। ठीक है, हमें बहादुर कहानी का सारांश लिखना है। 5 नंबर यहाँ पर दिया जाएगा, शब्द सीमा 80 है, पेपर में हर साल आता है। ठीक है, कहानी। अब यहाँ पर देखिए बहादुर कहानी का सारांश लिखना है, अथवा करके दिया हुआ है पेपर में कि लाठी कहानी के जो प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो लाठी कहानी के जो प्रमुख पात्र है इनका चरित्र चित्रण हमें पेपर में करना है। इसका आंसर कैसे लिखना है मैं दिखा देता हूं आपको पेपर में। ठीक है स्टूडेंट, पूरा मैं दिखाऊंगा आपको, पूरा वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें यहाँ पर देखिए पंचलाइट कहानी की, देखिए यहाँ पर पंचलाइट कहानी होता तो मैं दिखा देता, लेकिन यहाँ पर बहादुर कहानी है, सारांश लिखना था। देखिए जैसे कि यहाँ पर अथवा करके 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसमें अथवा करके पूछा गया था कि पंचलाइट कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं गोधन का चरित्र चित्रण कीजिए। तो ये भैया मैंने गोधन का चरित्र चित्रण कर दिया स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, पेपर में ऐसे ही आप लोगों को लिखना रहेगा। तो इसका भी वीडियो स्टूडेंट चाहिए तो आपको चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, कि बहादुर कहानी का सारांश कैसे लिखें, शिवम स्टडी नॉलेज चैनल आपको मिल जाएगा। उसमें आप लोगों का एक वीडियो मैंने सेक्शन बना दिया हिंदी का। ठीक है, आप लोग जाओगे प्लेलिस्ट वाले भाग में, क्लास 12 हिंदी फुल तैयारी 2025 प्लेलिस्ट वाले भाग में जाओगे, वहां पर A to Z जानकारी या A to Z वीडियो आपको मिल जाएंगी, जो भी सब्जेक्ट का वीडियो आपको चाहिए होगा। ठीक है, लाठी कहानी का चाहिए वो वीडियो मिल जाएगा, बहादुर कहानी का चाहिए, पंचलाइट का चाहिए, कर्मनाशा की हार चाहिए, सभी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के प्रश्न का उत्तर लिखिए। 5 नंबर का ये भी हर खंडकाव्य, यानी खंडकाव्य जो होता है हर पेपर में पूछे जाते हैं। इसमें भी शब्द सीमा दिया हुआ है भैया कि 80 शब्दों में आपको एक खंडकाव्य को लिखना होता है। अब मैं दिखा दूं आपको स्टूडेंट, ये देखिए खंडकाव्य। सबसे पहला जो आपका खंडकाव्य है मुक्त यज्ञ खंडकाव्य की किसी एक घटना का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं स्टूडेंट, खंडकाव्य जो होता है ये जिला वाइज होता है। जो हमारे उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि खंडकाव्य क्या होता है। देखिए खंडकाव्य ये होता है स्टूडेंट कि आपके 75 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अलग अलग खंडकाव्य में अलग अलग जैसे लगता है। जैसे मुक्त यज्ञ किसी के जिले में लगता है, किसी के यहाँ पर सत्य का जीत, किसी के यहाँ पर रश्मरथी, किसी के यहाँ पर आलोक वृत्त, किसी के जिले में त्यागपति और किसी के जिले में श्रवण कुमार। अब मैं बात करूं तो एक जिले में लगभग क्या है 7 से 8 एक जो खंडकाव्य होता है। जैसे रश्मरथी खंडकाव्य आपका पूछा गया है तो एक खंडकाव्य आपके 7 से 8 जिले में लगता है। अब आपके यहाँ पर कौन सा खंडकाव्य लगता है उसको जानने से सबसे पहला जो बेहतर है आप करिए क्या कि आप खंडकाव्य वाले भाग में जाइए, वहां पर देखिए कि किस चैप्टर में, जैसे आप अपना जिला ढूंढिए, आपका जो खंडकाव्य होगा समझ जाइए कि वही खंडकाव्य है और उसी को तैयार कर लीजिए। आप कोई दूसरा अन्य खंडकाव्य पढ़कर जाते हो और उसको पेपर में लिख देते हो तो आपको पूरा नंबर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, वहां पर आपका नंबर कट हो जाएगा क्योंकि आपके लिए निर्धारित है कि आपके जिले का ये खंडकाव्य है। ठीक है, तो आपके जो जिले का खंडकाव्य है क्वेश्चन बैंक में जाइए, खंडकाव्य वाले भाग में जाओगे, वहां पर खंडकाव्य दिया होगा और नीचे पॉइंट में यानी पट्टी के थ्रू लिखा होगा कि आगरा, बरेली, ठीक है, या आपका आगरा, बरेली, लखनऊ, उसके बाद में बांदा, इस तरह से जिला से नाम दिया होगा और वही आपका खंडकाव्य होगा। अपने जिले का देख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं बताऊं जैसे कि हमारे यहाँ पर जो खंडकाव्य लगता है स्टूडेंट
त्यागपति खंडकाव्य लिखता है। अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ कि त्यागपति खंडकाव्य के आधार पर राजश्री का चरित्र चित्रण कीजिए। अब देखिए राजश्री का मैंने चरित्र चित्रण करके लेकर आया हूँ, मैं दिखा दूँ आपको एक बार, ठीक है। आपको मैं दिखाऊंगा सारी चीजें, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। ये देखिए पंचलाइट आपका कहानी हो गया, ठीक है, और ये आपका हो गया, ये देखिए स्टूडेंट, ये मैंने खंडकाव्य को एक प्रकार से जो आपका था त्यागपति खंडकाव्य राजश्री की विशेषताएं यहाँ पर पूछा हुआ है ना कि त्यागपति खंडकाव्य की राजश्री की चित्रण कीजिए, ठीक है। जिनका ये एक प्रकार से जिनका ये खंडकाव्य नहीं, वो वीडियो को थोड़ा स्किप कर दीजिए 10 से 20 सेकंड, ठीक है, फिर आगे आप देखिएगा। तो ये त्यागपति खंडकाव्य का मैंने इस तरह से लिखा गया है, और बोर्ड एग्जाम में भी आप लोग जैसे जो डिस्ट्रिक्ट का खंडकाव्य होगा इसी तरीके से खंडकाव्य आपको लिखना है, ठीक है। राइटिंग से लिखिए और स्टेप बाय स्टेप जानकारी देकर लिखिए जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। पेपर में आप लोगों को ऐसे ही खंडकाव्य को लिखना है कॉपी में, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट, अब हमारा आ चुका है अगला भाग। देखिए खंड खा से अब हमारा यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। देखिए हिंदी व्याकरण, ठीक है, हिंदी व्याकरण यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है, जो कि 50 नंबर का यहाँ से हमें प्रश्न प्राप्त करना होता है, ठीक है। 50 नंबर का क्वेश्चन अब हमें हिंदी व्याकरण से प्राप्त करना है। तो हमारा खंड का वाला जो है सारा भाग कंप्लीट हो चुका है, खंड खा स्टार्ट हो गया है। और देखिए 8 नंबर का नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। तो निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का क्या करना है, हमें संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ये भी मैं आपको कॉपी में दिखाऊंगा। और यहाँ पर देखिए 7 नंबर दिया हुआ है, तो 2 नंबर दिया जाएगा स्टूडेंट इसके संदर्भ लिखने के लिए, और 5 नंबर आपको दिया जाएगा इसका अनुवाद करने के लिए, क्योंकि ये संस्कृत में दिया हुआ है ना, इसका आपको ट्रांसलेशन करना है हिंदी में, जैसे संस्कृत टू हिंदी, ठीक है। जिस तरह से इंग्लिश में होता है ना, इंग्लिश टू हिंदी, और उसी तरीके से आपका संस्कृत टू हिंदी करना होगा। और मैं दिखा दूं आपको पेपर में, ये भी आपके 2 संस्कृत के गद्यांश दिए होते हैं, ठीक है। ये देखिए अथवा करके एक ये दिया है, महामनुष्य स्मृति मदन मोहन मालवीय जन्म प्रयाग प्रतिष्ठित परिवार भवत अस्य पिता पंडित व्रजनाथ मालवीय संस्कृत सामान्य विद्वान अस्ति, ठीक है। एक ये वाला दिया हुआ है, जो कि चैप्टर का नाम मैं बता दूं जैसे संदर्भ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो चैप्टर का नाम है स्टूडेंट ये वाला जो दिया हुआ है आपका महर्षि दयानंद, महर्षि दयानंद, जो कि संदर्भ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। महर्षि दयानंद जो चैप्टर है आपका, ठीक है, संस्कृत के गद्यांश में, इससे लिया गया आपका ये संस्कृत का गद्यांश है। और ये किससे लिया गया इसको तो बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें भैया सीधा ही बताया गया है, महामनेश्वरी पंडित मदन मोहन मालवीय जी। अब ये महामना मालवीय चैप्टर से लिया गया है, ठीक है, महामना मालवीय चैप्टर से लिया गया है। तो संदर्भ तो मैंने बता दिया, मैं संदर्भ बहुत ही इजी होता है इसका संस्कृत का संदर्भ लिखना, क्योंकि 2 नंबर यहाँ पर सिर्फ केवल चैप्टर का नाम ही लिखना है, ठीक है। अब मैं दिखा दूं आप लोगों को कैसे संदर्भ लिखना रहता है, ठीक है। ये देखिए स्टूडेंट, प्रश्नोत्तर संख्या 8 का नंबर, ठीक है, और प्रश्नोत्तर संख्या 8 का नंबर ये देखिए, ठीक है। ये देखिए संदर्भ इसका आपको ऐसे ही लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग, इतना लिख दिया, फिर जातक कथा यानी जातक कथा लिख दीजिए, और जो आपका गद्यांश हो संस्कृत का वो यहाँ पर नाम लिख दीजिए। बाकी का सारा सेम टू सेम रहेगा, यहाँ पर चैप्टर का नाम चेंज कर दीजिएगा, जैसे महामना मालवीय कर दीजिए, और उल्लू का जातकम को आप हटा दीजिए, ठीक है। जातक कथा पाठ से शीर्षक से उद्धृत है, इतना आप लोग लिख दीजिएगा, या आप लिख दीजिएगा संस्कृत भाषा या महत्तम चैप्टर से शीर्षक से उद्धृत है, तो इतना ही लिख दीजिएगा, बहुत ही ईजी होता है इसका संदर्भ लिखना, ठीक है। 2 नंबर यहाँ पर दे दिया जाएगा। और जो इसमें पूछा गया था इसका अनुवाद कीजिए, ठीक है। ये आपका संस्कृत में दिया हुआ है, जैसे कि मैं पढ़कर दिखा देता हूँ कि मन स्मृति मदन मोहन मालवीय से जन्म प्रयाग, ठीक है, जन्म क्या प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम पंडित ब्रजनाथ मालवीय, जो कि संस्कृत के सामान्य एक विद्वान थे, ठीक है। इस तरह से इसका हिंदी में अर्थ होगा, और यहाँ पर इसका अनुवाद मैंने करके लेकर आया हूँ, ठीक है। और पेपर में भी आप लोगों को इसी तरीके से इसका अनुवाद करना रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया। और जो मैंने आपको बताया चैप्टर महर्षि दयानंद के पेपर में आपके जो आपके संस्कृत का गद्यांश होता है, 5 गद्यांश को आप पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट, और 5 गद्यांश जो कि महामना मालवीय चैप्टर है इससे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, पेपर में आता है, ठीक है। तो पेपर में भैया जब आएगा तो 5 नंबर जो आपका एक प्रकार से इसमें अनुवाद में, और 2 नंबर उसमें, तो टोटल 7 नंबर जो होता है संस्कृत के गद्यांश में पक्का हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको पूरी चीजें स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, और पेपर आप लोगों को ऐसे ही सॉल्व करना है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग सारी चीजों को जानिए, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, कॉपी में कैसे लिखना है वो भी मैं तरीका आपको लाइव दिखा रहा हूँ। नंबर क्वेश्चन देखिए,
यहाँ पर दिया क्या हुआ है कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित संस्कृत श्लोक है स्टूडेंट, और इनमें से किसी एक का संदर्भ सहित हमें क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। अब यहाँ पर देखिए आपको 7 नंबर दिया जाएगा। 7 नंबर किस लिए दिया जाएगा, सेम प्रोसेस है। इसमें 2 नंबर आपको दिया जाएगा संदर्भ के लिए और 5 नंबर दिया जाएगा इसका अनुवाद करने के लिए। इसमें जो संदर्भ और अनुवाद होता है, संदर्भ तो सेम टू सेम उसी तरीके से रहेगा, लेकिन फर्क थोड़ा चेंज होगा क्योंकि श्लोक है। ठीक है, और जो इसका अनुवाद होता है वो छोटे में होता है, क्योंकि भैया छोटा में श्लोक दिया हुआ है। श्लोक कह लीजिए इसको आप, या पद्यांश भी आप लोग इसको कह सकते हैं। जैसे लिखा हुआ कि सुख सुख तीर्ण कुत्तो विद्या कुतो विद्यार्थीन सुखम। ठीक है, फिर सुखार्थी व त्यजते विद्या विद्यार्थी व त्यजतम सुखम, एक प्रकार से दिया हुआ है आपका श्लोक। अथवा करके ये दिया हुआ है अनुभूत महादुखे संपूर्ण समय साचा। ठीक है, इस तरह से आपका ये दिया हुआ है श्लोक। अब मैं बता दूं आपको ये किस चैप्टर से लिया गया, कि संदर्भ पहचानने के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आप लोगों ने जो सुभाषित रत्नानि चैप्टर है, ठीक है, आपके संस्कृत में उसको पढ़ा होगा। सुभाषित रत्नानि चैप्टर से लिया गया है आपका ये वाला, और जो आपका ये वाला सेकंड वाला है दूत वाक्यम से। ठीक है, दूत, जो आपका दूत वाक्यम चैप्टर है इससे लिया गया है। ठीक है, तो दोनों आपके लिए गए हैं और दोनों में से पेपर में अथवा करके लिखा है, केवल एक ही करना रहेगा जो आप लोगों का अनुवाद आता हो। क्योंकि संदर्भ तो आप लिख ले जाएंगी, लेकिन अनुवाद करना बहुत कठिन होता है, तो अनुवाद आप लोग कीजिएगा। ये देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए मैंने एक खा वाली में दिखा है, प्रश्नोत्तर संख्या खा का है ना, ये देखिए स्टूडेंट मैंने पूरा खा वाला के कर दिया है। जिसे देखिए संकेत मैंने लिख दिया कि एग्जामिनर को भी बताना पड़ता है कि सर जी मैंने ये वाला किया, कि कोई अथवा करके जहाँ पर भी देखिए वहाँ पर संकेत के थ्रू आप एग्जामिनर को बता दीजिएगा और संदर्भ लिख दीजिएगा। यहाँ पर देखिए कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित, ठीक है, सुभाषित रत्नान पाठ से अवतरित है। इस तरह से आप लिख दीजिएगा। संस्कृत भाग को काली पेन से, और जो आपका चैप्टर का नाम है उसको काली पेन से लिख दीजिएगा, और ऐसे ही आपको संदर्भ लिखना रहेगा। अनुवाद भी आपको सेम टू सेम इसी तरीके से करना है। ठीक है, जो इसका अर्थ निकलेगा हिंदी में, ठीक है, हिंदी में जो इसका मीनिंग होगा वो आप लोग अनुवाद में इस तरह से लिख दीजिएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो जो मैंने बताया सुभाषित रत्नान चैप्टर से आपके पेपर में आप लोग याद रखिए, इसके पूरे जो श्लोक होते पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पेपर में सुभाषित रत्नान एक ऐसा चैप्टर है जिसमें एक ना एक श्लोक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो तैयार कर लोगे तो भैया 7 नंबर फिक्स रहेगा। ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा, आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा ही। और अथवा करके जो दूत वाक्यम है, दूत वाक्यम से भी काफी सारे श्लोक पूछे जाते हैं, तो तैयार कर लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हीं हमें 2 प्रश्नों का उत्तर क्या करना है भैया, संस्कृत में देना है, और हमें यहाँ पर 4 नंबर दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए कैसे आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्यार्थी की त्यजते, तो यहाँ पर भैया मैं लिखूंगा विद्यार्थी। ठीक है, ये देखिए मैं इस तरह से लिख देता हूँ, विद्यार्थी क्या है, विद्यार्थी सुख त्यजते, सुख, विद्यार्थी भैया क्या है, सुख त्यजते, तिज्जत। ठीक है, विद्यार्थी भैया सुख चाहते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन मैंने, क्योंकि इनमें से दो ही प्रश्नों का उत्तर देना है, तो मदन मोहन मालवीय से जन्म कुत्र अभवत। तो भैया जैसे कि आप लोगों ने गद्दान से पढ़ा है कि मदन मोहन मालवीय का मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए जन्म कहाँ पर हुआ, प्रयागराज में हुआ भैया। तो देखिए इस तरह से लिखेंगे, इसको पूरा में सेम टू सेम लिख देंगे कि मदन मोहन, ये देखिए, ठीक है, मदन मोहन मालवीय, मालवीय, ठीक है, मदन मोहन मालवीय जन्म, ठीक है, इस तरह से देखिए जन्म कहाँ पर हुआ भैया, जन्म प्रयाग नगरे, जन्म प्रयाग नगरे, ठीक है, जन्म प्रयाग नगरे अभवत, इस तरह से लिख देंगे अभवत। ठीक है, अभवत, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे स्टूडेंट। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो दोनों क्वेश्चंस का उत्तर देना था। और जैसे जो मैं बताऊं संस्कृत का प्रश्न कहाँ से बनता है, तो ये प्रश्न भैया यही से बनता है, मदन मोहन मालवीय जो चैप्टर है, फिर सुभाषित रत्नान, पंचशील सिद्धांता, महर्षि दयानंद जातक कथा, ये सारे प्रश्न संस्कृत के बनते हैं। और इसका भी उत्तर आप लोगों को ऐसे ही लिखना रहेगा। ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 9 में यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसे ही आप लोगों को प्रश्नों का उत्तर देना रहेगा पेपर में। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। उसके बाद में देखिए क्या पूछा गया है, ये देखिए 10 नंबर का नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि करुण रस अथवा हास्य रस के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, यहाँ पर भी आपको 2 नंबर दिया जाएगा। 1 नंबर दिया जाएगा स्टूडेंट इसके परिभाषा के लिए, और 1 नंबर दिया जाएगा इसके उदाहरण के लिए। ठीक है, तो इसका परिभाषा और उदाहरण आपको केवल लिखना है। ठीक है, सेम टू सेम खा वाले में दिया कि रूपक अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए।
ये भी 2 नंबर दिया जाएगा आपको। 1 नंबर परिभाषा का, 1 नंबर उदाहरण का। गा नंबर में है चौपाई अथवा रोला छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। इसमें भी भैया सेम प्रोसेस है, चौपाई अथवा रोला छंद का हमें परिभाषा और उदाहरण लिखना है। और जो रस छंद अलंकार होता है स्टूडेंट, इसका मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है और मैं कॉपी में भी आपको दिखाऊंगा कैसे लिखना रहेगा। ये देख लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 10 का नंबर है, वात्सल रस का यहाँ पर मैंने परिभाषा दिखाया हुआ है और नीचे आपका, क्योंकि पेपर में केवल एक ही करना था, इसका परिभाषा मैंने लिख दिया, इसका उदाहरण लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ था कि रूपक अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा का, तो यहाँ पर जो मैंने बताया था कि पेपर दूसरा चेंज है, तो ऐसे ही आप लोगों को रूपक अलंकार का मैं परिभाषा बता देता हूँ कि उदत उदगरी, केवल रूपक अलंकार का मैं परिभाषा जानता हूँ। देखिए, उदत उदगरी मंच पर रघुवर वाल पतंग, बिकसी संत सरोज सब हर्षी लोचन भ्रंग, एक इसका उदाहरण होगा, ठीक है। और इसका परिभाषा है कि जहां उपमेय और उपमान में काल्पनिक अभेद आरोपित किया जाए वहां पर रूपक अलंकार होता है, ठीक है। चौपाई का देखिए, यहाँ पर चौपाई वाला भी मैं आपको दिखा देता हूं। इसका जैसे यमक अलंकार का परिभाषा उदाहरण देखिए कि काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खले। इसको काली पेन से आप लोग उदाहरण लिख दीजिएगा पेपर में, ठीक है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर, एक बार रुक जाइए, ये देखिए कि सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए चौपाई, यहाँ पर पूछा गया था ना चौपाई छंद का लक्षण उदाहरण देखिए, तो चौपाई का मैंने परिभाषा दिया कि चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं तथा अंत में 2 गुरुवर्ण होते हैं। उदाहरण लिख दिया है कि शिष्य सब राम प्रेम बस जाने, प्रीत समेत निकेत बखाने, और निज निज सब रुच लोहे, देखिए निज निज रुचि सब ले ही बुलाई सहित स्नेह राम दुई भाई। तो इस तरह से मैंने मात्रा लगाकर इसका परिभाषा उदाहरण दे दिया है। हमें यहाँ पर भैया एग्जामिनर 2 नंबर दे देगा, ठीक है। 2 नंबर का मैंने काम किया भैया, 2 नंबर में एग्जामिनर पूरा देगा स्टूडेंट, ठीक है। इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में ये भी मैंने आपको बता दिया। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे, यानी किसी एक टॉपिक पर हमें क्या करना है, निबंध लिखना है, जिसके लिए एग्जामिनर भैया हमें 9 नंबर देगा। अब 9 नंबर भैया कैसे देगा, यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो टॉपिक है, राष्ट्रीय एकता आज की अनिवार्य आवश्यकता, ठीक है, ये निबंध है। दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। तीसरा है विज्ञान वरदान है या अभिशाप, और चौथा है वन संरक्षण का महत्व। तो इनमें से केवल एक ही विषय पर आपको क्या करना है स्टूडेंट, निबंध लिखना है। निबंध में दिखा दूं आपको पेपर में कैसे लिखने रहेगा, और मैंने एक वीडियो बनाया था 1 घंटे का, ठीक है, जिसमें मैंने आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बताया है। और उसमें भी मैंने आपके भारत में जैसे यहाँ पर जो दिया हुआ है ना कि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान बताइए, तो उस पर मैंने निबंध बताया है। हालांकि यहाँ पर देखिए भारत में भ्रष्टाचार की समस्या और समाधान पर निबंध है, तो विचार बिंदु लिखिएगा, यानी जो जो इसमें टॉपिक में लिखने वाले, प्रस्तावना इंपॉर्टेंट होता है और प्रस्तावना के लिए एग्जामिनर आपको 2 नंबर यहाँ पर देता है स्टूडेंट, ठीक है। और आप लोगों को निबंध आपको 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखना है, ठीक है, ऐसे ही आपको लिखना है। और आपको भारत जैसे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान पर निबंध आपके हर साल पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसको भी आपको पढ़ लेना है। और ये चारों टॉपिक पर आपको वीडियो चैनल पर मिल जाएगा प्लेलिस्ट वाले भाग में, ठीक है। तो आपको 200 मैं बताऊं, आपको 250 से लेकर 300 शब्दों में आपको निबंध लिखना रहेगा, ठीक है। तो निबंध लिख दीजिएगा। अब देखिए जो हमारे साहित्यिक हिंदी के स्टूडेंट हैं, यहाँ से मेन काम उनका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये देखिए 12 नंबर का नंबर का क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर का नंबर का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि तच्चोर, तच्चोर का संधि विच्छेद क्या होगा। 1 नंबर का ये क्वेश्चन है और संधि आपका है, ठीक है। संधि पेपर में 3 संधि पूछा जाता है, जो कि बहुविकल्पी की तरह ही रहता है। तो तच्चोर में जो संधि हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आपका गा वाला राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तत् प्लस चोर हो जाएगा इसका राइट आंसर, तच्चोर का सही संधि विच्छेद, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि पोधन अका की संधि होगी, तो पोधन अका की सही संधि क्या होगी, 1 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। और इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो पावक हो जाएगा, ठीक है, पावक हो जाएगा स्टूडेंट, पोधन अका की सही संधि। उसके बाद में देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर, राम सचलत में संधि होगी, राम सचलत में संधि कौन सी हो जाएगी, ये आप लोग बताइएगा स्टूडेंट। इनमें से कौन सा हो जाएगा, इनमें से आपका विसर्ग संधि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों संधि का आप लोगों को परिभाषा देना रहेगा, और आपको राइट आंसर पता है तो आप लोग इसी तरीके से लिखिएगा। नहीं पता है तो मैं बताऊं आपके पास क्वेश्चन बैंक तो होगा ही होगा। लगभग आप लोग 50 संधि को, इंपॉर्टेंट संधि को 50 ही केवल तैयार कर लेते हो तो आपका इनफ है, और 3 नंबर आपका पक्का समझिए, ठीक है। और जो मैंने 1 घंटे का वीडियो बनाया था स्टूडेंट, जो कि इसी खंड खा के ऊपर इंपॉर्टेंट
से रिलेटेड था कि गद्यांश क्या, संस्कृत का गद्यांश श्लोक कैसे हल करें, ठीक है। और जो आपका निबंध है या ये सारे टॉपिक है, संधि, प्रत्यय और विभक्ति, ये सभी के बारे में बताया। तो वो वीडियो भी इस वीडियो के बाद में देख लीजिएगा, और कॉपी वाला वीडियो तो जरूर देख लीजिएगा, वो मत भूलिएगा, ठीक है। खा नंबर क्वेश्चन देखिए, खा नंबर का पहला का क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि समास से पूछा गया है कि नीलस्सु में समास है। तो नीलस्सु में कौन सा समास है, इस पर भी मैंने, जैसे आपका संधि था ना स्टूडेंट, दिखा दूं आपको, ये देखिए संधि का मैंने संधि आपका 3 संधि हुआ था, और 3 आपका 2 समास और 2 प्रत्यय दिया था। तो ऐसे ही आप लोगों को संधि प्रत्यय लिखना होता है। और इसका राइट आंसर देख देते हैं कि नीलस्सु में समास कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा कर्मधारण समास, ठीक है। नीलस्सु में समास कर्मधारण है, 1 नंबर यहाँ पर पक्का हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि यशोचितम में कौन सा समास है, तो यहाँ पर भैया खा वाला हो जाएगा अव्ययभाव समास, ठीक है। यशोचितम में जो राइट समास है वो आपका अव्ययभाव बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका भी आंसर आप लोगों को दे देना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 13 नंबर का नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखिए भैया कि प्रत्यय से पूछा गया, 2 प्रत्यय पूछा जाता है, सेम टू सेम इसी तरीके से रहता है, 1 और 2 नंबर दे दिया जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है कि भूत शब्द में प्रत्यय है, तो भैया भूत शब्द में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा। भैया भूत शब्द में प्रत्यय आपका जो हो जाएगा वो कौन सा है, वो आपका हो जाएगा भैया कथ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि पठनीय में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, तो अनियर हो जाएगा। पठनीय में जो सही प्रत्यय है वो अनियर है, ठीक है। उसके बाद में देखिए खा नंबर क्वेश्चन कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। यानी हमें निम्नलिखित में से किसी एक पद में उसके नियम और जो उसके विभक्ति है उसके नियम और उसका उल्लेख करना रहेगा, ठीक है। 2 नंबर यहाँ पर भी हमें एग्जामिनर देगा स्टूडेंट, 1 नंबर परिभाषा का और 1 नंबर नहीं, परिभाषा नहीं, यहाँ पर आपको विभक्ति के बारे में बताने के लिए कि भैया कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति, तृतीय, चतुर्थ या पंचमी, और नियम बताना रहेगा यानी सूत्र जिसको कहते हैं, और इसका हिंदी में अर्थ बताना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि ये बालिका पादेन खज्ज अस्ति, ठीक है। ये बालिका पादेन खज्ज अस्ति, तो इसको कैसे लिखना है ये देखिए, इसको लिखेंगे हम स्टूडेंट इस तरह से लिखेंगे कि ये बालिका, ये बालिका पैर से लंगड़ी है। ये बालिका क्या भैया, पैर से लंगड़ी है, ठीक है। ये बालिका पैर से लंगड़ी है, ये आपका हिंदी में अर्थ हो गया। इसमें क्या पूछा गया, विभक्ति, तो विभक्ति ये आपका तृतीय विभक्ति हो जाएगा, ठीक है, तृतीय विभक्ति हो जाएगा। उसके बाद में नियम यानी सूत्र इसका हो जाएगा सहयुक्ते, ये देखिए सहयुक्ते, ठीक है, सहयुक्ते सा प्रधाना, सहयुक्ते सा प्रधानी, इसका नियम हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। आपको यहाँ पर 2 नंबर मिल जाएगा। एक और मैं करके दिखा देता हूँ, जैसे तीसरा वाला है रामेण सा, यानी राम के साथ, राम, ठीक है, राम के साथ। अब इसमें जो मैं बताऊं नियम क्या हो जाएगा आपका, इसमें देखिए तीसरा क्वेश्चन जो था रामेण सा यानी राम के साथ, इसका हिंदी अर्थ होगा। विभक्ति इसमें कौन सी हो जाएगी भैया, ये भी तृतीय विभक्ति हो जाएगी, ठीक है, ये भी आपका तृतीय विभक्ति हो जाएगा। और इसमें जो आपका सूत्र हो जाएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा सहयुक्ते, ठीक है, सहयुक्ते सा प्रधानी, ठीक है स्टूडेंट। ये गलत हो गया है, जो आपका संयुक्त सा प्राधान्य था ये आपका इसमें होना चाहिए स्टूडेंट येना विकारे, ठीक है, माफ कर दीजिएगा, थोड़ी गलती हो गई है, ठीक है, लेकिन पेपर में आप लोग प्लीज गलती मत कीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। येना विकारे यहाँ पर सूत्र हो जाएगी, मैं क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। ये भी देखिए जो आपका ये वाला था, ये बालिका पादेन खज अस्त, यानी ये बालिका पैर से लंगड़ी है, इसका सूत्र हो जाएगा येना विकारे। और लेकिन जो रामेण सा हो जाएगा इसका विभक्ति हो जाएगा, यानी इसका जो नियम हो जाएगा सहयुक्ति प्रधाना, ठीक है। उसके बाद में देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक पत्र के प्रारूप के साथ उदाहरण लिखिए। आपका 8 नंबर का साहित्यिक हिंदी में पत्र दिया होता है। इसमें क्या दिया हुआ है कि किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम, ठीक है, कोई भी विद्यालय इसके प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद है तो अपनी नियुक्ति के लिए प्रार्थना या आवेदन पत्र लिखिए। अथवा करके दिया हुआ है कि तेजस्विनी अपना मित्र है, ठीक है, आपका मित्र है और उसने नेशनल स्तर पर ऊंची कूद में स्वर्ण पदक प्राप्त कर देश का नाम रोशन किया, उसे बधाई देते हुए पत्र लिखिए, ठीक है। दोनों में से किसी एक पत्र को लिखना है। तो पत्र कैसे लिखा जाता है ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जैसे कि मैंने एक पत्र लिखा, विषय ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, मैंने कर्जा लेने के लिए भैया, ठीक है, लोन लेने के लिए यहाँ पर मैंने एक प्रार्थना पत्र लिखना है और ऐसे ही आप लिखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में ही है ना, ये देखिए, ठीक है, और ऐसे ही आप लोगों को लिख देना है पत्र, ठीक है। पूरा नंबर एग्जामिनर देगा स्टूडेंट महोदय, और सेम टू सेम एक लाइनों में सीरियस से पूरा अच्छे से लिखिएगा, पूरा नंबर एग्जामिनर यहाँ पर देगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों को पूरा पेपर
सॉल्व करना है बोर्ड एग्जाम में। और जो मैंने पूरा पेपर आपके लिए लेकर आया हूँ पूरा सॉल्व करके बता दिया हूँ। और जो भी वीडियो चाहिए जिस भी टॉपिक पर आप लोग हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, ठीक है। वहाँ पर प्लेलिस्ट वाला भाग दिखेगा हिंदी का, और उसमें जाओगे हिंदी वाले पार्ट में तो आपको सारी वीडियो मिल जाएगी A to Z आपकी तैयारी, जो कि पूर्ण तैयारी आपकी करा देगी, ठीक है। तो स्टूडेंट फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक ही सेकंड लगेगा स्टूडेंट, कर